देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत का कहना है कि भगवान राम का जश्न मनाने के लिए किसी को भी भाजपा के नेतृत्व की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लगता है कि कुछ दिन प्रधानमंत्री कार्यालय और भाजपा कार्यालय अयोध्या से ही चलाया जाएगा। अच्छी बात है, पीएमओ को अयोध्या स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। राउत ने आगे कहा कि घर घर राम ज्योति जलाने के लिए भाजपा के आह्वान की जरूरत नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि राम सभी के हैं और अगर एक पार्टी भगवान राम का मालिक बनने की कोशिश कर रही है तो वे उनकी छवि को कम कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल पहले दिन से कर रही है और 2024 में अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो वोट देने का अधिकार छीन लेगी। उन्होंने बीजेपी पर जनता को धोखा देने का आरोप भी लगाया। सपा प्रमुख ने कहा कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई। लोकसभा की नई परंपरा देखिए कि सबसे ज्यादा सांसदों को निकाला गया। जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था उन सवालों से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाला गया। जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है उसमें नौजवान लोकसभा में घुस गए। ये लोकसभा भी नहीं चलाना चाहते। लोगों को सावधान रहना चाहिए कि ये अगर 2024 में आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। इजराइल और हमास में बीते 2 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल शनिवार को कहा कि मिस्र से सटे गजा की सीमा के साथ लगने वाला फिलाडेल्फी कॉरिडोर बफर जोन, या इसे सही ढंग से कहें तो दक्षिणी ठहराव बिंदु, हमारे हाथों में होना चाहिए। इसे बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि कोई अन्य व्यवस्था उस विसैन्यीकरण को सुनिश्चित नहीं करेगी जो हम चाहते हैं। युद्ध अपने चरम पर है और हम सभी मोर्चों पर लड़ रहे हैं। जीत हासिल करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। जैसा कि इजरायली रक्षा बलों का कहना है कि युद्ध कई और महीनों तक जारी रहेगा। इसके साथ ही नेतन्याहू ने इजराइल लेबनान सीमा पर लगभग हर दिन हो रही गोलीबारी को लेकर ईरान पर सीधा हमला करने की धमकी दी है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हिजबुल्ला युद्ध को बढ़ाता है तो इसके खिलाफ भारी जवाबी कार्रवाई होगी। इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि गजा की लगभग 70% इमारतें युद्ध में क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं। इस दावे को लेकर रिपोर्ट में गजा पट्टी की सैटेलाइट फोटोग्राफी और अन्य रिमोट सेंसिंग तरीकों के विश्लेषण का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन इमारतों को निशाना बनाया गया है उनमें फैक्ट्रियां, शॉपिंग मॉल, प्रार्थना घर, स्कूल और होटल शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार गजा के 36 अस्पतालों में से केवल 8 अस्पताल ही मरीजों को ले रहे हैं, क्योंकि बाकी अस्पतालों में पानी, बिजली और संचार सहित अन्य बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इजरायली हमले में 165 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि गजावासियों की मौत का आंकड़ा 21,672 तक पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच अटकलें जोर पर हैं कि ओडिशा की सत्ताधारी दल बीजेडी और बीजेपी में चुनाव पूर्व गठबंधन हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई मौके आए हैं जब नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी को बीजेपी का समर्थन करते हुए देखा गया है। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो सकता है। हालांकि भाजपा ने अब इन कयासों को दरकिनार करते हुए बीजेडी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। दरअसल कल शनिवार को नई दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद ओडिशा भाजपा की उपाध्यक्ष और सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए ऐसी अफवाह उड़ाई थी कि भाजपा और बीजेडी में गठबंधन हो सकता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। सारंगी ने बताया कि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में 50% वोट पाने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे पर बात करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी ने कहा कि वे मकर संक्रांति के बाद खुशखबरी देंगे।
आपको बता दें कि कर्नाटक में जेडीएस सितंबर महीने में ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हुई थी। इस बीच समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि बीजेपी के साथ सीट बंटवारा कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीएस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है ये उतना अहम नहीं है, क्योंकि एनडीए का लक्ष्य कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीटों को जीतना है। जेडीएस ने बताया कि सटीक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर चीजें तय की जाएंगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई ने यहां सनबर्न ईडीएम उत्सव के आयोजकों पर भगवान शिव का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता विजय भीके ने सनबर्न के आयोजकों के खिलाफ शुक्रवार रात मापुसा में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर ने कहा कि राज्य सरकार को सनातन धर्म को चोट पहुंचाने के लिए आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पालेकर ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि हमने देखा कि उत्सव के दौरान भगवान शंकर की छवि का इस्तेमाल किया गया था। जब लोग नशे में थे और नाच रहे थे तब एलईडी स्क्रीन पर यह छवि दिखाई गई। आप नेता ने कहा कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की पवित्रता का अपमान किया गया है। बता दें कि लोकप्रिय नृत्य संगीत महोत्सव सनबर्न ईडीएम 28 दिसंबर को उत्तरी गोवा के वागाटोर में शुरू हुआ था और यह शनिवार 30 दिसंबर को समाप्त हुआ। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के शुक्रवार को पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं। इस बीच दोनों के रिश्तों में मतभेद की खबरें जोर पर हैं। हालांकि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने इन मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए ऐसी अफवाहें उड़ाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने की चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि पिछले करीब एक हफ्ते से हमारी पार्टी जेडीयू और मेरे बारे में बहुत सारी भ्रामक और तथ्यहीन खबरें मीडिया के एक वर्ग द्वारा लगातार चलाई गई। एक प्रमुख समाचार पत्र और कुछ न्यूज चैनल्स में प्रमुखता से यह खबर छपी या बताई गई कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास में मेरी अध्यक्ष पद से विदाई हो गई। लल्लन सिंह ने कहा कि खबर पूरी तरह भ्रामक, असत्य और मेरी छवि को धूमिल करने वाली है। मेरे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 37 साल के संबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश हुई। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी तथ्यहीन खबरें चलाने वाले चारों खाने चित्त होंगे। ऐसा करने वाली सभी संस्थाओं को कानूनी नोटिस दूंगा और मेरी छवि धूमिल करने के लिए उन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के अनुसार इस देश ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के इरादे से अगले साल 3 और जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान किया है। बता दें कि इससे पहले उत्तर कोरिया ने पिछले महीने अंतरिक्ष में एक जासूसी सैटेलाइट को भेजा था और उसने बाद में दावा किया कि उस सैटेलाइट ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य स्थलों की तस्वीरें उसे भेजी थीं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 2024 का लक्ष्य तय करने के लिए बुलाई गई कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक के दौरान कहा कि उनके पास अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जातीय हिंसा की आग में झुलसे देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में अब तक भी पूर्ण रूप से शांति बहाल नहीं हुई है। मणिपुर से ताज़ा हिंसा की खबर सामने आई है कि राज्य के सीमावर्ती शहर मोरे में कल शनिवार को संदिग्ध विद्रोहियों और पुलिस कमांडो के बीच गोलीबारी हुई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बागियों ने कथित तौर पर पुलिस वाहनों के काफिले पर तब गोलीबारी की जब वे मोरे शहर से गश्त करते हुए जा रहे थे। इस हमले में कमांडो घायल हो गया, जिसका इलाज असम राइफल्स कैंप में चल रहा है। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि मोरे में ताज़ा हिंसा की घटनाओं में 2 घर जला दिए गए। एक अन्य घटना में राज्य की राजधानी इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर मणिपुर के पहाड़ी जिले कांगपोकपी में अज्ञात लोगों ने एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक गांव में अधिक सुरक्षा बल तैनात किया गया है और तलाशी अभियान जारी है। वहीं युवक की हत्या की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि कुछ दुष्ट तत्व राज्य में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। दोषियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 1 साल से ज्यादा समय से जारी संघर्ष अब एक बार फिर तेज हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के हाल ही में किए गए हवाई हमलों के जवाब में यूक्रेनी सेना ने भी शनिवार को रूसी शहर बेलगोरोद पर भारी बमबारी की, जिसमें 2 बच्चों सहित 20 लोग मारे गए। हमले की जानकारी देते हुए रूसी अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि बेलगोरोद पर क्लस्टर बमों से ताबड़तोड़ हमले किए गए और इन यूक्रेनी हमलों में 111 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन पहले ही यूक्रेन पर 122 मिसाइलों और 36 ड्रोन से हमले किए थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि रूस के हमले में 39 लोगों की जान गई है और 159 लोग घायल हुए। उन्होंने कहा था कि हमलों ने 120 शहरों और गांवों को प्रभावित किया है। खबरों के मुताबिक इसे अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत को 3 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के आगे 259 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी भारतीय टीम लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गई थी और उसे जीत के लिए अंतिम ओवर में 16 रन बनाने थे, लेकिन टीम केवल 12 रन ही बना सकी और इस तरह भारत 3 रनों से यह मैच हार गया। बता दें कि इससे पहले मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार यानी 2 जनवरी को खेला जाएगा। 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए और 3 अन्य घायल हुए थे। मामले में सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं। वहीं इस बीच कल शनिवार 30 दिसंबर को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तीनों पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। उनके काफिले को आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद मुफ्ती ने पैदल यात्रा करने का फैसला किया। इसके बाद भी जब सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका तो पीडीपी प्रमुख इसके विरोध में सड़क पर ही धरने पर बैठ गयी। उन्होंने मांग की कि उन्हें गाँव जाने की इजाजत दी जाए। बता दें कि हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। प्रशासन की ओर से बीजेपी नेता को दी गई अनुमति और उन्हें जाने से रोक देने के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह नहीं चाहते कि हम वहां पर जाएं और हालातों का पता लगा सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कुछ छुपाना चाहते हैं। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कल शनिवार को हो गया है। कैबिनेट में 22 मंत्रियों को जगह मिली है, जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार समेत 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल राजभवन में सभी मंत्रियों को पद की शपथ दिलवाई। वहीं इन मंत्रियों में सबसे चौंकाने वाला नाम जो रहा वो है सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का, जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी श्रीगंगानगर जिले के करणपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। यहां कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नूर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था और राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर ही 25 नवंबर को मतदान हुआ था। अब इस एक सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी ने इस सीट से अपने प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बना दिया है, जो कि वाकई हैरान करने वाला है। करणपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह को राज्य मंत्री बनाने पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का अहंकार 7वें आसमान पर है। वो न संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं और न ही प्रजातंत्र की आवाज सुनते हैं। आज उनके अहंकार की प्रकाष्ठा है कि चलते चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया। वहाँ 5 तारीख को चुनाव होना है। आदर्श आचार संहिता लागू है और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्होंने जानबूझकर राज्य मंत्री पद की शपथ दिला दी, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं होगा। हमें आपत्ति है और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत भी करेगी और जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। यह आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग के नियमों और संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।